हिंदू सक्सेशन एक्ट फिर से न्यूज में है दोस्तों। डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। मैं इस पे वीडियोस क्यों बना रहा हूं, क्योंकि देख लीजिए जीएस पेपर 1 के सिलेबस में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेटेड एंड एसोसिएटेड इश्यूज, यानी वुमेन से एसोसिएटेड इश्यूज। अब वुमेन से एसोसिएटेड इश्यूज में डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी तो आ ही जाएगा। फिर सोसाइटी में अगर सोशल एम्पावरमेंट की बात करनी है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है तो भाई पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का भी बराबर का हक है। ये एक इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट का एलिमेंट निकल के सामने आता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या बोला ये बताऊंगा, 2005 के अमेंडमेंट में क्या बोला गया ये बताऊंगा, रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं जो कि रेलेवेंट है इस केस में, जिनको आप अपने एग्जाम्स में कोट कर सकते हो, एसएस में कोट कर सकते हो, ये बताऊंगा। सबसे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक्ट है, पार्लियामेंट का। क्या बोलता है? पहली बात तो किस पे अप्लाई होता है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पे अप्लाई होता है। ओके, किस चीज के बारे में बात करता है? इनहेरिटेंस के बारे में और सक्सेशन के बारे में। अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट एंड अनविल्ड सक्सेशन। देखिए भैया, सक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सबको फ्री का पैसा चाहिए। पैसा कमाना तो बहुत आसान है। तो अगर पिताजी ने पैसा कमाया है, सबसे अच्छा पैसा है कि भाई जो फादर ने पैसा कमाया है उसको पकड़ लो। तो भाई यहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट प्ले में आ जाता है। 17 जून 1956 को इसको एनैक्ट किया गया। किसके द्वारा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहां पे एक शब्द है जो आपको समझना पड़ेगा, इंटरस्टेट सक्सेशन। इसको आप अनविल्ड सक्सेशन भी बोलते हो। सबसे पहले समझते हैं ये इंटरस्टेट सक्सेशन होता क्या है। एक सिनेरियो तो ये बनता है कि एक पर्सन, उसने जो भी पैसा कमाया, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है राम। राम ने अपनी पूरे जिंदगी में 1 लाख रुपए कमाए और उसके बाद वो मर गया। अब अगर ये जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 में आया था, 1956 में 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। और अगर राम ने पहले से ये बताया नहीं कि इस 1 लाख रुपए में उसके बेटी बेटियों को किस हिसाब से पैसा मिलेगा, और ये बिना बताए राम मर जाता है, तो उसके बाद कोई एक नियम कानून चाहिए जो इस बात को डिसाइड करेगा कि इस 1 लाख रुपए को उसके बेटी और बेटियों के बीच में किस हिसाब से बांटा जाएगा। बस यही होता है इंटरस्टेट सक्सेशन। अगर एक पर्सन मर जाता है विदाउट लीविंग अ वैलिड विल, उसने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, क्योंकि वसीयतनामा में लिखा होता है कि किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। एक आदमी मर गया, उसने कोई वसीयत छोड़ी नहीं। तो अगर उसने वसीयत नहीं छोड़ी है, उस केस में कोई एक ऐसा नियम कानून होना चाहिए, कोई एक ऐसा लॉ ऑफ डिसेंट होना चाहिए जो इस बात को डिसाइड करेगा कि हाँ भाई किसको कितना पैसा मिलेगा, बेटे को कितना पैसा मिलेगा, बेटी को कितना पैसा मिलेगा। ओके, तो इसे बोला जाता है लॉस ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन। ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते हैं। 2 तरीके की प्रॉपर्टी है, एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सबसे पहले बोलता हूं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी एक पर्सन ने अपने जीवन काल में खुद कमाई है, उसने अपने दम पे अपनी मेहनत से अपने जीवन काल में बिजनेस करके नौकरी करके कमा रखी है, वो है उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल, कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी उसको अपने फादर से मिली है, उसके फादर को उनके फादर से मिली थी, तो ये हो गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो मतलब अगर आप में से किसी को अपने पिताजी से 250 बीघा जमीन की खेती मिलती है तो वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर आपने बिजनेस किया, पैसे कमाए और 250 बीघा की खेती खरीदी, तो वो क्या हो गई? वो होगी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एक बात याद रखिएगा, जो प्रॉपर्टी आपने खुद कमाई है उसी में आपको ताकत मिलती है कि भाई उसको आप अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकते हो। यहां पे आता है विल ऑफ टेस्टामेंट। क्या बोलता है ये सब मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बता रहा हूं। अ पर्सन कैन मेक अ विल ऑफ टेस्टामेंट फॉर हिज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी स्टेटिंग दैट हिज प्रॉपर्टी में बी गिवन टू एनी रैंडम पर्सन एज पर हिज विल। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिवाइडेड एज पर विल। हियर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कम्स इन। यानी कुल मिला के आपने प्रॉपर्टी जो एक्वायर की है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आपने अपने दम पे कमाई है, उसको आप अपने हिसाब से डिस्पोज कर सकते हो। तो चाहे उसको आप अपने बेटे को दो, चाहे आप उसको अपनी बेटी को दो, चाहे आप एक सड़क चलते बेगर को दे दो, चाहे आप किसी ट्रस्ट में या किसी एनजीओ में उस प्रॉपर्टी को बांट दो, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कमाई, आप अपने हिसाब से उसको खत्म करिए। ठीक है, लेकिन जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आती है, जो प्रॉपर्टी आपने कमाई नहीं है, जो प्रॉपर्टी आपने अपने फादर से ली है, उसको आप अपने विल के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्ले में आ जाता है। ओके,
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या बोलता है, इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी है, इसके शब्द को समझिए, इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। कोपर्सनरी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मैं बताता हूं क्या है। मान लीजिए कि 1956 में जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, बहुत सारे राजे रजवाड़े रहे होंगे उस समय पे, उनके पास बड़ी बड़ी खेती होगी। मान लीजिए किसी के पास 250 बीघा की खेती थी, वो पर्सन मर गया और उस 250 बीघे की खेती उसके बेटे के नाम हो गई। अब यहां पे क्या बेटी बोल सकती थी कि नहीं भाई, मैं भी अपने पिता की बेटी हूं तो मुझे भी 250 बीघे की खेती में से शेयर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से जो ये शब्द है आपका कोपर्सनर, इसकी डेफिनेशन में केवल बेटे आते हैं या मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आते हैं। तो एक पर्सन जिसके पास 250 बीघे की खेती थी, वो मर गया, तो उसके मान लीजिए कई सारे बेटे हैं, ठीक है, सन 1, सन 2, सन 3, इन बेटों की वाइफ्स भी होंगी। तो आप समझिए यहां पे बात को। मान लीजिए S2 और S3 सन जिंदा है, S1 मर गया और उसकी वाइफ जिंदा है, उस केस में ये जो 250 बीघे की खेती है वो S2 S3 में बट जाएगी, वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिला के हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपने नहीं कमाई है, आपको अपने पिता से मिली है, उसमें जो कोपर्सनर बनने की एलिजिबिलिटी थी वो केवल मेल मेंबर्स को थी। सिर्फ मेल मेंबर्स ही कोपर्सनर बनेंगे, फीमेल मेंबर्स कोपर्सनर नहीं बन सकती हैं, ये बात बोली गई। कोपर्सनर क्या है? पर्सन हु शेयर्स इक्वली विद अदर्स द इनहेरिटेंस ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट, दे कैन क्लेम देयर राइट। कुल मिला के लड़कियों को ये राइट ही नहीं दिया गया कि भैया वो इस प्रॉपर्टी में अपना हक मांग सके। ओनली मेल डिसीडेंट्स वर क्लासिफाइड एज कोपर्सनर, वो भी केवल 3 जनरेशन तक। तो मतलब आपने अपने फादर से प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपके फादर ने अपने फादर से ली होगी और उन्होंने अपने फादर से ली होगी, तो ये 3 जनरेशंस तक आप क्लेम कर सकते हो कि भाई हम कोपर्सनर हैं। अगर ये 3 जनरेशंस निकल गई तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते। पहली बात, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फीमेल डिसेंडेंट्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट्स नहीं दिए गए थे। इसको बोला गया सर्वाइवरशिप रूल, और हिंदू सक्सेशन एक्ट को 1956 को इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो आपने इस गलती को सुधारने के लिए 2005 अमेंडमेंट लेके आई पार्लियामेंट में, और 2005 अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने बोला कि ये जो सर्वाइवरशिप का जो रूल है इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। और अब हम 2 तरीके के सक्सेशन को लेके आएंगे, एक है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, एक है इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए, एक पर्सन जिसने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी कमाई है वो अपने विल के हिसाब से प्रॉपर्टी कहीं भी डिस्पर्स कर सकता है अगर उसने खुद कमाई है तो। दूसरा, अगर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, उसको अपने दादा परदादा से मिली है, तो उस केस में वुमेन को भी बराबर का हक दिया जाएगा। ओके, दिस कम्स इन व्हेन द पर्सन हैड डाइड बिफोर मेकिंग अ विल और फॉर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यानी किसी एक पर्सन ने वही बात कि भैया मरने से पहले कोई विल बनाई नहीं, तो जब मरने से पहले विल बनाई नहीं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का अमेंडमेंट भी प्ले में आ जाएगा। अच्छा, एक और खास बात है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विल काम नहीं करेगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो बराबर से ही बटेगी। देखिए यहां पे क्या रखा है टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में, ये लीगल डेफिनेशन है, आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। रिफर्स टू द सक्सेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ लीगली एग्जीक्यूटेड टेस्टामेंट। Testamentary succession is also known as right of inheritance. A testamentary succession is fixed and determined at the moment of a decedent death. लेकिन ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन केवल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आ सकता है। ओके, इंटरस्टेट सक्सेशन, इसमें क्या आएगा? देखिए इंटरस्टेट सक्सेशन में वो प्रॉपर्टी का बंटवारा जो कि सेल्फ एक्वायर्ड थी बट कोई विल नहीं है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आप विल के हिसाब से बांट नहीं सकते। अब यहां पे क्या बोला गया? 2005 के अमेंडमेंट ने बोला कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है, अगर कोई एक पर्सन मरता है और उसने अपनी कोई विल नहीं बनाई, तो विल नहीं बनाई तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी आ गई, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो वैसे भी आएगी, उसने विल बनाई हो चाहे ना बनाई हो। इन दोनों केसेस में कोपर्सनर की डेफिनेशन में आ जाएगा विडो, सन, डॉटर, यानी कि वो पर्सन मरा है तो उसकी एक वाइफ होगी जो विडो हो गई होगी, उसको इक्वल राइट्स दी जाएंगे, उनके बेटों को इक्वल राइट्स दी जाएंगे, बेटियों को इक्वल राइट्स दी जाएंगे। पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाले क्लॉज में डॉटर्स इंक्लूडेड नहीं थी, अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाले क्लॉज में डॉटर्स इंक्लूड हो गई हैं। तो अब डॉटर्स को भी फॉर द पर्पस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोपर्सनर माना जाएगा।
सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में डॉटर्स को पहले ही माना जाता था 1956 में। 2005 वाले में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाले केसेस में भी डॉटर को बराबर का हक मिलेगा। ये मेन चीज है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे एक और हो गई, मेन कंसर्न ऑफ द 2005 अमेंडमेंट। ये बोला गया कि भैया इस अमेंडमेंट के आने से पहले जो प्रॉपर्टी डिस्पोज करी जा चुकी हैं उनको मत फिर से आप जिंदा करिए, वो उस हिसाब से डिस्पोज हो चुकी हैं, उन्हें यहां पे लाने की जरूरत नहीं है। The main concern of the 2005 amendment was that whether it was mandatory that the person must be alive or not at the time of ruling 9 सितंबर 2005। क्या बोला गया कि भाई 9 सितंबर 2005 को ये डिसीजन आया, मतलब ये 2005 का अमेंडमेंट फोर्स में आ गया। अब ये बोला गया कि जिस पर्सन की प्रॉपर्टी आप बांट रहे हो, जिस पर्सन की आप प्रॉपर्टी बांट रहे हो, उस पर्सन का जिंदा होना जरूरी है 9 सितंबर 2005 को, अगर उसका प्रॉपर्टी का फ्रेश बंटवारा करना है 2005 के अमेंडमेंट के हिसाब से। अगर उस पर्सन की मृत्यु हो चुकी है 9 सितंबर 2005 से पहले, तो भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बंटवारा होगा, 2005 के अमेंडमेंट को नहीं माना जाएगा। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहां पे मिसिंग था। समझिए बात को, 2005 का अमेंडमेंट एक्ट आया 9 सितंबर 2005 को। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था वो लड़कियों को वो राइट दे रहा था जिसकी वो हकदार थी। लेकिन एक फ्लॉ ये था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले वो जो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी आप बांट रहे हो वो मर चुका है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ही रहेगा। 2005 के अमेंडमेंट को आप इन्वोक नहीं करोगे, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं दिया गया इस 2005 के अमेंडमेंट को। अब यहां पे 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। 2016 प्रकाश वर्सेस सुरभि केस, 2018 दनामा वर्सेस अमर केस एंड 2020 विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस। ये अभी लेटेस्ट वाला केस है 2020 वाला, जिसके बेसिस पे ये पूरा इशू सॉल्व हो गया। 2016 का प्रकाश वर्सेस फूलवती केस क्या बोलता है, देखिए 9 सितंबर 2000 क्लॉज 5 वाला क्लॉज तब आएगा जब 9 सितंबर 2005 को वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी आप बांट रहे हो वो जिंदा रहना चाहिए। अगर तो वो पर्सन मर गया, अगर वो पर्सन 9 सितंबर 2005 से मर गया, तो प्रॉपर्टी को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से ही बांटा जाएगा और डॉटर्स अपने राइट को क्लेम नहीं कर सकते। ये बोला गया 2016 के प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में। समझिए 9 सितंबर 2005 को वो आदमी जिंदा होना चाहिए जिसकी आप प्रॉपर्टी बांट रहे हो। अगर वो मर चुका है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ही लागू होगा, 2005 वाला अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया इस 2005 वाले अमेंडमेंट को। तो ये एक केस है। उसके बाद 2018 दनम्मा वर्सेस अमर केस। ये केस थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, मैं बताता हूं क्यों। ये केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत बाद में पहुंचा, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में गया। इस केस में देखिए 2 पार्टीज थी, जो फादर था उसकी 2 डॉटर्स और दूसरी तरफ था मां और उनके 2 बेटे। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। डॉटर्स बोल रही थी कि हमें अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक चाहिए। मदर और उसके बेटे बोल रहे थे कि भाई आपको जो भी आपका हक था वो दहेज के थ्रू दिया जा चुका है, अब आप यहां पे इंटरफेयर मत करिए। सबसे पहले ये केस गया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने मां और बेटों के हक में फैसला सुनाया। इन डॉटर्स ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया वो मां और बेटों के हक में सुनाया। इन डॉटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सोचिए ये जो केस है ये बहुत पहले शुरू हो गया था और इस केस के दौरान आया 2005 का अमेंडमेंट। और फाइनली इस केस में बोला क्या गया ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इट वाज नॉट मैंडेटरी दैट द पर्सन हुज प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड मस्ट बी अलाइव। दैट मींस इफ अ पर्सन डाइज बिफोर 9 सितंबर 2005 देन आल्सो डॉटर्स कैन क्लेम देयर राइट। अब देखिए प्रकाश वर्सेस फूलवती केस वाले में क्या बोला गया कि भैया जिसकी प्रॉपर्टी अगर आप बांट रहे हो 2005 के अमेंडमेंट के हिसाब से तो 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहना चाहिए। लेकिन 2018 में जो जजमेंट आया दनम्मा वर्सेस अमर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पर्सन मर गया है तो कोई बात नहीं, तब भी डॉटर्स को उनका हक मिलेगा। यानी यहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया 2005 वाले अमेंडमेंट को। फाइनली इस चीज को बिल्कुल सॉल्व किया जा चुका है। 2020 विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस, ये लेटेस्ट केस है। क्लियर कट इसमें बोल दिया गया है 2005 का अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बेटी कब पैदा हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी को बांटा जा रहा है वो कब मरा है। एक बेटी जब जन्मी है तो वो जन्म से ही बेटी है और वो हमेशा बेटी रहेगी, इसलिए उसको उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो हक है वो मिलेगा। यानी ये जो तरीके की चीजें चल रही थी ना कि भैया 9 सितंबर 2005 को जो फादर है वो जिंदा रहना चाहिए, कुछ नहीं, अगर फादर मर चुका है कोई बात नहीं, बेटी को उसका हक तब भी मिलेगा। ये बोल दिया गया 2020
कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जजमेंट है, एक बहुत बड़ी जीत है। यूपीएससी के ऐसे में या मेंस में ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन जजमेंट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए और अपने आंसर्स में आप कोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। नीचे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी।